जब इंसान के ऊपर लालच का भूत सवार होता है तो उसके सामने सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। देवरिया हत्याकांड के बारे में तो आप जानते ही हैं, जहां पर जमीन की भूख ने 6 लोगों की जान ले ली। आज की इस सच्ची कहानी में भी ऐसा ही कुछ है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार में समझते हैं। कहानी 2016 से शुरू होती है। न्यू दिल्ली के अमेरिकन एम्बेसी में एक स्कूल है जिसमें एम्बेसी के स्टाफ और बाकी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इसी स्कूल में एक वक्त में एक लड़की असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करती थी जिसका नाम लीना शर्मा था। लीना शर्मा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सोहागपुर की रहने वाली थी। माँ बाप की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए फैमिली वाले दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली में ही लीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उसे अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में नौकरी मिल गई। लीना असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लीना के गांव सोहागपुर में करीब 22 एकड़ जमीन थी। उस जमीन की कीमत लगभग करोड़ों में थी। अब क्योंकि लीना दिल्ली में रहती थी और उसकी बहन कहीं और रहा करती थी, तो गांव की जमीन की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। वहां सिर्फ लीना के मामा थे, लेकिन अपनी इतनी करोड़ों की जमीन ऐसे सिर्फ मामा के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए लीना शर्मा ने तय किया कि वह गांव जाएगी और अपने उस जमीन की फेंसिंग कराएगी ताकि जमीन की हिफाजत की जा सके। इसके बाद वह गांव जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वह अपने गांव सोहागपुर मध्य प्रदेश में जाने से पहले दिल्ली से भोपाल जाती है। फिर भोपाल में अपने एक दोस्त के साथ रहती है। फिर वहां से अपने गांव सोहागपुर पहुंचती है। अप्रैल 2016 को वह अपने गांव पहुंची थी, जिसके बाद बाकी घर के कुछ अधूरे काम पूरा करने के बाद 29 अप्रैल की सुबह लीना फेंसिंग कराने के लिए अपने जमीन पर जाती है। उसने पहले ही मजदूरों और बाकी फेंसिंग करने वाले लोगों से बातचीत कर ली थी। लीना ने फेंसिंग के लिए जरूरी तार और बाकी चीजें मंगा ली थी, लेकिन उसी के बाद 29 अप्रैल 2016 को लीना शर्मा अचानक गायब हो जाती है। लीना से ना उसके दोस्तों से कांटेक्ट हो पा रहा था, ना ही उसकी सिस्टर से कांटेक्ट हो रहा था। धीरे धीरे आगे वक्त ऐसे ही बढ़ रहा था। दूसरी तरफ लीना शर्मा से किसी की बात नहीं हो रही थी। इधर वह जिनके साथ बातचीत करती थी वे लोग भी परेशान हो रहे थे। वे लोग लीना को मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल कर रहे थे, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। लीना की बहन भी परेशान हो जाती है कि 7 दिन बीत गए लेकिन लीना से बात नहीं हो पाई है। तब 7 दिन के बाद मई 2016 में लीना शर्मा के मामा प्रदीप शर्मा सोहागपुर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर एक रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनकी भांजी जो दिल्ली में रहती है वह मध्य प्रदेश जमीन की फेंसिंग कराने के लिए आई थी। अब वह 28 अप्रैल 2016 की सुबह से गायब है। हमने उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश की। उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा है। मुझे पहले लगा कि वह चली गई है, लेकिन दोस्तों और रिश्तेदारों के पास पता चला कि वह उनके पास नहीं गई है। लगातार 7 दिनों से उसका मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा है। अब पुलिस के द्वारा लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। लीना के परिवार और बाकी लोगों से भी पूछताछ की जाती है, फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता है। इस प्रक्रिया में लगभग लीना शर्मा को गायब हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा निकल जाते हैं। जब लीना शर्मा की केस के साथ लापरवाही बढ़ती जा रही थी, तब उसके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर सेव लीना शर्मा के नाम से एक मुहिम चला दिए। जब यह मुहिम चली तो खास तौर पर मध्य प्रदेश के बड़े पोस्टों पर बैठे पुलिस अफसरों तक भी बात गई। अब उसके बाद सोहागपुर पुलिस स्टेशन और वहां के इलाके के अफसर के ऊपर प्रेशर डाला गया, क्योंकि एक लड़की 15 दिन से गायब है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अभी तक यह बात भी क्लियर नहीं हो पाई थी कि लीना जिंदा भी है कि नहीं। सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से पुलिस ने इस केस में जल्दीबाजी दिखाई। पुलिस ने सबसे पहले मामा के द्वारा लिखाई गई FIR के हिसाब से बयान लेना शुरू किए। पुलिस सबसे पहले लीना का मोबाइल ढूंढना शुरू की। लीना के FIR में लिखा हुआ था कि 28 अप्रैल 2016 की सुबह से लीना गायब है। अब तक उसका मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया था। आखिरकार 15 दिनों के बाद पुलिस को मोबाइल का पता चल जाता है। मोबाइल सोहागपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक्टिव था। पुलिस की टीम उस लोकेशन पर पहुंची जहां एक लड़का लीना शर्मा के मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उस लड़के से पूछताछ की तो पता चला कि उस लड़के को वह मोबाइल ट्रेन में मिली थी। जब पुलिस उस लड़के के बारे में छानबीन की तो पता चला कि वह लड़का ठीक ठाक लड़का है, उसके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। तो पुलिस ने उसके बयान को लेकर उसे छोड़ दिया। अब पुलिस ने मोबाइल का CDR निकाली।
एफआईआर के हिसाब से उस दिन के कॉल्स को पुलिस ने जांच की। इस जांच में पता चला कि लीना के मोबाइल पर आखिरी बार किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया था। पुलिस ने उस नंबर पर वापस कॉल किया तो पता चला कि वह नंबर किसी ऑटो ड्राइवर का नंबर है। पुलिस की टीम उस ऑटो ड्राइवर को पूछताछ करने के लिए बुला लेती है। जब पुलिस ने पूछा कि तुम लीना शर्मा को कैसे जानते हो, तब उसने कहा कि मैं उनको 29 अप्रैल की सुबह 9 बजे अपने ऑटो से लेकर गांव गया था। उन्हें अपनी ज़मीन की फेंसिंग करानी थी। तो पुलिस ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने बोला नहीं, मैं 29 अप्रैल को ही गया था। जब पुलिस ने ऑटो ड्राइवर का दिया गया बयान और उसके कॉल डिटेल की टाइमिंग मैच किया तो एक अलग ही कहानी सामने आने लगी। दरअसल दूसरी तरफ जो एफआईआर है, उस एफआईआर में लीना की गुमशुदगी की तारीख लीना के मामा ने 28 अप्रैल की सुबह लिखाई थी, मतलब 24 घंटे पहले। पुलिस को लगा कि हो सकता है मामा शायद भूल गए होंगे, इसलिए इस बात की जांच के लिए पुलिस ने फिर मामा को बुलाया कि लीना के बारे में कुछ बताइए। तब मामा ने फिर वही कहानी दोहरानी शुरू की कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, वह जमीन की फेंसिंग कराने के लिए आई थी। पुलिस ने घुमा फिरा कर पूछा कि अच्छा, फिर 28 अप्रैल की सुबह आपने क्या क्या किया था? तब वह कहते हैं कि वह हमसे मिलने वाली थी लेकिन आई नहीं। फिर पुलिस ने कंफर्म किया कि कहीं डेट में कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्या यह बात 28 अप्रैल की ही है? तो उन्होंने बोला कि मुझे अच्छी तरीके से याद है, उस दिन 28 अप्रैल ही था। पुलिस ने हर तरीके से कंफर्म कर लिया। उसके बाद फिर पुलिस ने लीना के मामा प्रदीप शर्मा से सख्ती से पूछताछ करना शुरू की। दरअसल प्रदीप शर्मा एक कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। उस इलाके में उनका अच्छा खासा दबदबा था। उनके खिलाफ कोई बोलता भी नहीं था। सोशल मीडिया पर लीना को लेकर मुहिम चल रही थी। उसमें लिख रहे थे कि लीना का अपने मामा के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है क्योंकि मामा ने उसकी बहुत सारी जमीन हड़प रखी है, तो मामा से पुलिस क्यों नहीं पूछताछ कर रही है। अब जब एफआईआर की तारीख और ऑटो ड्राइवर का बयान क्लैश किया तब पुलिस को लगा कि जरूर इस केस में मामा का हाथ है। इसके बाद फिर पुलिस ने मामा को बिठाकर तसल्ली से पूछताछ करना शुरू की। इस पूछताछ में मामा जो कहानी बयां करता है वह वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी कुछ ऐसी थी कि लीना की कुल 22 एकड़ जमीन थी। 22 एकड़ जमीन गांव में ही थी, इसलिए इस जमीन पर लीना के मामा प्रदीप शर्मा फसल उगाते और जो भी उसमें पैसे मिलते वह लीना को भेज देते थे। प्रदीप शर्मा की अपनी भी जमीन थी, लेकिन 22 एकड़ जमीन लीना और उसकी फैमिली की थी। लेकिन कुछ समय से यह बात सामने आ रही थी कि अब उस 22 एकड़ में से करीब 10 एकड़ जमीन पर प्रदीप शर्मा ने एक तरह से कब्जा कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ मामा को लगा कि यह 10 एकड़ जमीन हमारी हो गई है। इसी बीच लीना ने फैसला किया कि अब वह गांव जाकर अपनी 22 एकड़ जमीन की फेंसिंग करा लेगी ताकि वह सुरक्षित रहे। उसने मामा को भी इस बारे में बताई। मामा को लगा कि अगर यह पूरे 22 एकड़ की फेंसिंग करा देगी तो वह 10 एकड़ जमीन चला जाएगा। इसके बाद 26 अप्रैल को लीना दिल्ली से निकलकर भोपाल जाती है और फिर भोपाल से ही फोन के जरिए 2-3 मजदूरों का इंतजाम करती है। फेंसिंग के लिए जरूरी सामान का भी इंतजाम हो चुकी थी। वह सुबह को सुहागपुर पहुंचती है। मामा को उसने इन्फॉर्म कर दिया था। मामा भी वहां पहुंच गया। फेंसिंग शुरू होने वाली थी। तब मामा कहता है कि तुम अभी क्यों फेंसिंग करा रही हो, मुझे भी अपनी ज़मीन की फेंसिंग करानी है, तो जब मैं कराऊंगा तो एक साथ करा दूंगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें बार बार आना भी नहीं पड़ेगा। लीना इस बात को मान लेती है और उन सभी फेंसिंग के सामान को एक घर में रखवा दिया जाता है। सभी मजदूर चले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग बचे थे, एक मामा और मामा के 2 खास नौकर। मामा ने सुबह ही अपने 2 नौकरों से कहा था कि अगर यह फेंसिंग कराने पर अड़ी रही तो हम इसे मार डालेंगे। दरअसल यह खेत गांव से कुछ दूरी पर था। जब सब चले गए तब मामा ने फिर लीना से कहा कि तुम यह फेंसिंग मत करो, यह 10 एकड़ जमीन हमें दे दो, पर लीना ने मना कर दिया। इसी दौरान पीछे से एक नौकर आया। उसने एक पत्थर से लीना के सर पर हमला कर दिया। फिर उसके बाद दूसरे ने हमला किया, वह नीचे गिर गई। इसके बाद खुद मामा ने लीना को पीटना शुरू किया। उसे करीब 5 से 10 मिनट तक मामा अपनी ही भांजी को बेतहाशा पीटता रहा। लीना अभी तक मर चुकी थी। जब वह मर गई तो फिर उन्होंने उसकी लाश को ट्रैक्टर में डाला और दोनों नौकर के साथ वहां से कुछ दूरी पर जंगली इलाका के एक सूखे नाले में गड्ढा खोदा। उन्होंने ट्रैक्टर में पहले से ही यूरिया और नमक रख रखा था ताकि लाश जल्दी गले। गड्ढा खोदने के बाद खुद मामा ने अपनी भांजी के सारे कपड़े जिस्म से उतार लिए ताकि उसे कोई पहचान न सके। फिर लीना की 22 एकड़ की जमीन की वसीयतनामा और उसके सारे गहने निकाल लिए। उसके बाद उस गड्ढे में लीना को डालकर ऊपर से यूरिया और नमक डालकर उसे बंद कर दिया और वहां से शांति से चले गए।
एक हफ्ते बाद उसे लगा कि कहीं ये खबर न पता चल जाए कि वह मुझसे मिली थी। तब उसने जाकर खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। इस पूरे बयान में 15 दिनों के बाद पुलिस की टीम मामा और उसके 2 नौकरों को लेकर उस जंगली नाले पर जाती है। जंगली नाले पर जाने के बाद उन्हीं तीनों से लाश छिपाई वाली जगह पर खुदाई कराई जाती है। उस खुदाई में अंदर से आधी अधूरी लाश निकलती है, क्योंकि 15 दिन हो चुके थे और नमक और यूरिया लाश को गलाना शुरू कर चुकी थी। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस लाश के डीएनए से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या यह लाश लीना की ही है या नहीं। भोपाल में रहने वाली लीना की सिस्टर से डीएनए का सैंपल लिया गया, जिसके कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आई। डीएनए सैंपल मैच कर गया, यानी यह कंफर्म हो गया कि यह लाश लीना शर्मा की ही है। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन करीब 11 महीने के बाद तीनों जमानत पर बाहर भी आ गए। इसके बाद चार्जशीट शुरू हुई और ट्रायल चलता रहा। एक लंबे ट्रायल के बाद मार्च 2023 यानी करीब 7 सालों के बाद सोहागपुर की अदालत ने इन तीनों को लीना के कत्ल की दोषी मानी और उम्र कैद की सजा दी गई। इस जमीन की भूख ने एक हंसती खेलती जिंदगी को मौत के नींद सुला दिया गया। यहीं पर लीना शर्मा की कहानी समाप्त होती है। इस बढ़ते समाज की लालच पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।